हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ पढ़ाने के लिए कक्षा 8 आपके एनसीईआरटी का क्लास 8 का विज्ञान का अध्याय 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। काफ़ी जगहों पे आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आज की अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोग कहीं और की वीडियो देखना छोड़ देंगे, क्योंकि इस तरीके से मैं समझाऊंगा कि आपको वीडियो देखते देखते ही आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और मेरा उद्देश्य यही रहता है आप लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का, कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग समय दे रहे हैं, क्योंकि कोई वीडियो होगी, कोई चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं एनसीईआरटी का, तो आधे घंटे से 1 घंटे के बीच की तो क्लासेस होंगी ही होंगी, क्योंकि बारीकी से समझाता चलता हूँ। जो चीज़ें उससे रिलेटेड आपको समझनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। तो अगर वीडियो देखिएगा, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में, नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पे जाके आप बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ना है, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, आप लोगों को एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, आईसीएसई बोर्ड का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाए। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम ले चुका हूं आपका। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। आप सभी को पता है कि सूक्ष्म जीव, जैसे नाम से ही आपको यहाँ पे अभिप्राय लग रहा होगा, जो काफ़ी छोटे होते हैं। अब छोटे का मतलब ये नहीं है कि वो, जैसे चींटी हो गया, वो भी छोटा जीव है, तो उसको सूक्ष्म जीव कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं उनको सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में हम उन सभी यहाँ पे जीवों को रखते हैं जिनको हम अपनी आँखों से, नग्न आँखों से, यानी कि किसी यंत्र के बिना मदद के हम देख नहीं सकते, उनको कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, जिसको हम अपनी आँखों के द्वारा बिना किसी यंत्र की मदद के नहीं देख सकते, उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमको किसी न किसी यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस यंत्र को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चैप्टर पढ़ूंगा, फिर आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक जीव देखे होंगे। आप अपने आसपास कहीं पे भी होंगे, किसी भी शहर में होंगे, वहाँ पे आप लोगों के आसपास पेड़ पौधे होंगे, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। कोई ना कोई पेड़ पौधा तो आपके आसपास होगा, चाहे आप जिस भी शहर में रहते हों। और आपके आसपास कोई न कोई जीव जंतु भी रहते होंगे, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, खरगोश हो गया, मेंढक हो गया। तो जीव जंतु आपके आसपास रहते हैं और पेड़ पौधे आपके आसपास रहते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से, केवल आँखों से नहीं देख सकते। यही मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखे होंगे वर्षा ऋतु में, खासतौर से वर्षा ऋतु में होता है, वैसे आप किसी भी ऋतु में, आप गर्मियों में भी रख देंगे रोटी तो उसके ऊपर फफूंदी लग जाएगी। सर्दियों में भी काफ़ी दिन तक रख देंगे तो उस पर फफूंदे लग जाएंगे। लेकिन बरसात में जल्दी लग जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा ऋतु के बारे में यहाँ पे बोला गया है। वर्षा ऋतु में आप ब्रेड देखे होंगे या फिर रोटी देखे होंगे, ब्रेड का पैकेट देखते होंगे, जब आप ले आते हैं दुकान से खरीद के, तो उस पर डेट देख के ले आते हैं कि हाँ ये एक्सपायर तो नहीं हो गया है। अगर आप कभी डेट ना देख के लाएं और वो एक्सपायर हो रखा है, तो उसको आप खोल के देखेंगे, अगर पुराना ब्रेड है तो उसके ऊपर कुछ हरे हरे कलर का या ब्लू कलर का फफूंदे लग जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? सड़ने के कारण लगता है इसमें। इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। अगर उस ब्रेड के टुकड़े को, जहाँ पे वो धब्बा लगा है, अगर उसको हम क्या करें, आवर्धक लेंस की सहायता से देखें, तो आपको काले रंग की गोल संरचनाएं दिखाई देंगी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो गोल संरचनाएं क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कहाँ से उस पर ब्रेड पे आ जाती है। तो वही सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देखते हैं कि वो जो धब्बे होंगे, अगर उसको हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो उसमें आपको सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। क्रियाकलाप है यहाँ पे 2.1 में, 2.1 में, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए। बीकर क्या होता है? जो आपको आपके प्रयोगशाला में देखे होंगे, शीशे का जार टाइप का होता है।
तो आप अपने आसपास कहीं से भी, ज़रूरी नहीं कि बगीचे से लीजिए, किसी भी मैदान से जहाँ पे मिट्टी हो, गीली हो, उसको ले लीजिए उस बीकर में। मिट्टी के कण बैठे यहाँ पे, उसमें फिर जल डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की कुछ एक बूंद स्लाइड पे लीजिए। स्लाइड होती है जो सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखते हैं, उस पर जल की थोड़ी थोड़ी बूंदें ले लीजिए छोटी सी। सूक्ष्मदर्शी से इसका प्रेक्षण कीजिए। आपने क्या देखा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसमें पानी में सूक्ष्म जीव होंगे। ठीक, अगर आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में अगर सुविधाएं हैं तो आप ये करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्रियाकलाप है 2.2। एक तालाब या फिर पोखर, जिसको पोखरा कहते हैं हमारी इधर भाषा में, से थोड़ा सा जल लीजिए, उसकी बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर उसको फैलाकर सूक्ष्मदर्शी से देखिए और इसका भी प्रेक्षण करेंगे तो उसमें भी आपको, क्योंकि तालाब का जल खुला हुआ रहता है, तालाब हो या पोखरा हो, उसका जल खुला हुआ वातावरण में रहता है तो उसमें सूक्ष्म जीव कई तरीके के पाए जाते हैं। तो जब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना, तो उसमें आपको सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, आप जब देखेंगे तो उसमें हिलते डुलते दिखाई देंगे, यानी कि गति करते हुए दिखाई देंगे। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, जो आपको ब्रेड पे यहाँ पे दिखाई दिया था ना, सफ़ेद काला धब्बा, वो होते हैं कवक, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि जो जूम करके आप उत्तल लेंस लेंगे, उससे देखेंगे तो आवर्धक लेंस उसको कहते हैं, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो वहाँ पे ये तो देखा जा सकता है कवक को, ठीक है, आवर्धक लेंस की सहायता से, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई दे सकते। यही कारण है कि इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब यहाँ पे सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये इसी कक्षा 8 में ही ज़रूरी नहीं है, साथ ही साथ अगर आप लोग आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार, उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीवों को यहाँ पे देखेंगे 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र यहाँ पे दिखाया गया, आगे उसमें दिखाएंगे आपको 2.1 और 2.4 में। अब विषाणु के बारे में बात करते हैं, जो वायरस होता है। वायरस आप जल्दी ही नाम सुने होंगे, 2020 में 21 में आप लोग कोरोना वायरस के नाम तो सुने ही सुने होंगे, 100% उससे परेशान सभी थे। तो वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है। क्या उसको हम आंखों से देख सकते थे? कोरोना वायरस को नहीं देख सकते थे। अगर देख सकते तो हम उसको फैलने से रोक सकते थे आसानी से, लेकिन इतने छोटे थे वो कि जिनको हम नहीं देख सकते थे, तो वो एक तरीके से सूक्ष्म जीव थे। परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है, गुणन करने का मतलब है वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। 1 हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, इस तरीके से वो अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा गया परपोषी। परपोषी मतलब वो खुद दूसरों पे डिपेंड करते हैं। परपोषी मतलब दूसरों से पोषण लेते हैं, तब उस पर गुणन करते हैं। ठीक है, विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ अन्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, जो सर्दी जुकाम हो गया, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, जीवाणु द्वारा होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीवों के विषय में आप कक्षा 6 में और कक्षा 7 में पढ़ चुके होंगे, सूक्ष्मजीव वाले चैप्टर में। आगे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया आपको जो फिगर मैंने बोला था 2.1 में जीवाणु के बारे में, स्पाइरल हैं और ये छड़नुमा है। सूक्ष्मजीवों के 2 आकार होते हैं, एक स्पाइरल और एक छड़नुमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्लेमाइडोमोनास, ये शैवाल है आपके। स्पाइरोगेरा, ये भी आपका शैवाल है। इधर प्रोटोजोआ के हैं 2 एग्जाम्पल, अमीबा और पैरामीशियम। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कवक हैं, जो आपको ब्रेड पे देखने को, मैंने स्टार्टिंग में बताया, ब्रेड पे या रोटी पे देखने को मिल जाते हैं फफूंदी की तरह। राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड जिसको कहते हैं। पेलिसिनियम और एस्परजिलस है यहाँ पे, ये कवक के आपके प्रकार हैं। ठीक है,
फिगर देख लीजिएगा आप लोग। अब मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया यहाँ पे कि मित्रवत यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, हमारी सहायता करते हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो उनके बारे में पढ़ते हैं। अब सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है, खमीर जिसका प्रयोग करते हैं। तो अगर सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो ना तो हमारी दही जमेगी, न तो खमीर बनेगा जिससे हम ब्रेड और केक बनाते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे मित्र के रूप में भी कार्य करते हैं। प्राचीन काल में ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है, यानी कि प्राचीन वक्त में किसी चीज़ को सड़ा देते थे, फिर उससे एल्कोहल बनाते थे, तो वहाँ पर भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से उस चीज़ को सड़ाया जाता था। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अगर कोई जानवर की मृत्यु हो गई, डेड हो गया वो, तो वो सड़ के ख़त्म कैसे होता है? सूक्ष्म जीव ही तो उसको खाते हैं, ठीक है। अगर सूक्ष्म जीव ना हो तो वो तो डेड बॉडी वैसी पड़ी की पड़ी रहेगी। तो सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए भी यहाँ पे कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं उसको कन्वर्ट करके। स्मरण कीजिए, याद करिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, जिनकी वजह से नाइट्रोजन होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। तो वो सूक्ष्म जीव क्या है? हमारे मित्रवत हो गए, क्योंकि ज़मीन की उपजाऊपन बढ़ाते हैं। वो पौधों को नाइट्रोजन चाहिए और वो ज़मीन में नाइट्रोजन की स्थिति बढ़ाते हैं, इसलिए वो मित्रवत काम करते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना, कक्षा 6 में और कक्षा 7 में पढ़ चुके होंगे कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, ठीक। ये आप सभी ने पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 2.2 है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिकी हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकी जैसे कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एक जीवाणु समूह में रहते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक भी हमारे लिए हैं, जिनसे हमको रोग हो जाता है। आइए हम उनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, यहाँ पे ब्रेड तक, दही तक बता दिया है। अब इसके आगे देखिए, हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य होता है कि थोड़ी सी दही हमने दूध में डाला और पूरा दूध हमारा 2-4-10 घंटे में वो दही बन जाता है। कैसे? तो दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। आपसे एग्जाम्पल यहाँ पे जो नाम दिया है लैक्टोबैसिलस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दही से दूध में परिवर्तित करता है, यही जीवाणु होता है, ठीक। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, जिसको चीज़ कहते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, यानी कि जिसको सूजी कहते हैं, इडली एवं भटूरे के लिए क्या कहते हैं? मैदे को हम भिगो के रखते हैं, रात भर फूलता है, उसमें भी जीवाणु उत्पन्न होते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायता करते हैं, यानी उसको सड़ाने में सहायता करते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। इसलिए कहते हैं ना, रात में भिगा दीजिए चावल को, अगर इडली बनाना है तो मैदा भिगवा दीजिए, डोसा बनाना है तो क्या होता है, रात भर का टाइम जो मिलता है उनको, उसी में वो किण्वित होते हैं, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक। एक बर्तन में आधा किलो आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में से मिलाइए उसको। यहाँ देखिए उसको दिखाया गया, बताया गया है। इसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि क्या आपके गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ फूला फूला सा लगता है? जैसे आप कहते हैं कि फूल जाता है तो और अच्छे से बनता है पदार्थ, ठीक है। ईस्ट पाउडर के साथ मैदा मिलाया गया तो खमीर द्वारा उठी हुई मैदा। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उत्पादित करते हैं। जब ईस्ट डालते हैं हम मैदे में तो क्या करता है, वहाँ पे श्वसन होता है, और जब श्वसन होता है तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उत्सर्जित होता है तो वहाँ पे उसको फुला देता है मैदे को। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं।
यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग, उनका हम अपने वाणिज्यिक उपयोग मतलब उसको हम बिजनेस में कैसे यूज करते हैं सूक्ष्मजीवों को। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग में बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब उत्पादन किया जाता है, तो जिससे हम कहते हैं कि वाणिज्यिक उपयोग में भी हम यहाँ पे सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप है, देख लीजिए इसको। आधे लीटर 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए, यानी कि 75% उसमें जल भर दीजिए। फिर उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी को घोलिए, फिर आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटे तक के लिए उस स्थान पर यानी कि गर्म स्थान पर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कुछ न कुछ चेंज हो चुका है। अब ये देखें इसके आगे, यह गंध अल्कोहल की ही है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन यहाँ पे कहलाता है। लुई पास्चर ने किण्वन को 1857, आप याद रखिएगा 1857 की क्रांति से इसको याद रखिएगा, लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। सूक्ष्मजीवों के औषधिक उपयोग, हम दवाइयों में सूक्ष्मजीवों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोलियां अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन आया था वो कोरोना वायरस के मृत टिश्यूज से बना था, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे औषधि प्रयोग भी हम सूक्ष्मजीवों का करते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधियों को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक यहाँ पे दवाइयाँ हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग लाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु, यहाँ पे एक चीज़ मैं अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1929 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, इतना मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की यहाँ पे खोज किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। लोग कहते नहीं है कि आपको दवाइयाँ, छोटी छोटी बीमारियों पर दवाइयाँ जल्दी जल्दी नहीं लेना चाहिए। तो दवाइयाँ लेने से क्या होता है, जब आप कम बीमार रहेंगे या बीमार नहीं रहेंगे फिर भी कोई दवा खा रहे हैं आप, तो जब कभी आप बीमार होंगे और प्रतिजैविक की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, वो एंटीबायोटिक आपको जब डॉक्टर देगा तो उस समय उतना काम नहीं करेगा क्योंकि आप पहले से उस अपने शरीर को उस तरीके से ढाल चुके होंगे। यही यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। अब वैक्सीन के बारे में बताया गया है, टीके के बारे में। जो टीका लगता है शिशु बच्चों को ज़्यादातर लगता है। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? सोचे हैं कभी आप कि बच्चा पैदा होता है तभी से उसको टीका लगता है, 1.5-2 साल तक लगता ही रहता है टीका। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे जीवन शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, एंटीबॉडी उत्पन्न करता है जिससे हम रोगों से लड़ पाते हैं। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ना है। अगर आप क्लास 2+2 आपको पता है
2 प्लस 2 पता है आपको कि 4 होता है। तो क्या दोबारा आपसे पूछा जाए कि 2 प्लस 2 क्या होता है तो आप बता नहीं पाएंगे? बता लेंगे। तो उसी तरीके से जब एक बार कोई रोग होता है और हमारा शरीर उसके लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न कर लेता है, हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है उस रोग से लड़ने के लिए, तो जब दोबारा कभी वो रोग होता है तो क्या करता है, उससे पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार शरीर को लड़ना है वो शरीर को पहले से पता रहता है। अतः यदि मृत अवस्था निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने में के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार यहाँ पे देखिए नीचे बताया गया है, इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का यहाँ पे टीके का खोज किया था 1798 ईस्वी में। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आप उस समय तो छोटे थे, आपको नहीं पता होगा कि कौन कौन से टीके लगे थे, तो माता पिता ही बता पाएंगे कि आपको कौन कौन से टीके लगे थे। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन ही है जो मुँह की सहायता से दिया जाता है, ओरल तरीके से दिया जाता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। दूसरा अगला है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में हम सूक्ष्मजीवों की कैसी मदद लेते हैं, यही बता रहा है आगे। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, चित्र में अभी दिखाऊंगा नीले हरे शैवाल का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पर स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। आगे देखिए नीले हरे शैवाल, हरे कलर का दिख रहा है, नीले कलर का, ये भी देखिए बैक्टीरिया है। ठीक है। पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं सूक्ष्मजीव। अपने विद्यालय में के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढों में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। क्रियाकलाप है 2.5। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा आधा भर लीजिए। इन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधे को कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले में बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक ओर रख दीजिए। 3 सप्ताह 4 सप्ताह बाद उनको परीक्षण कीजिए, यानी कि उनको देखिए आप कुछ दिन बाद। एक गमले में आपने मिट्टी भर दिया, ठीक है, कचरा भर दिया, और दूसरे में प्लास्टिक के, शीशे के, ये सारे बर्तन भर दिए पौधे के साथ। अब उसको 3-4 सप्ताह के बाद देखिए, यानी कि 1 महीने के बाद लगभग देखिए, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देगा? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है, क्या अंतर दिखाई देता है? आप देखेंगे कि गमला ए है जो कि पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में यानी मिट्टी में बदल देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं।
ठीक, अगर हम उनका यूज नहीं करेंगे, अगर सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो वो कोई जानवर जो मरा होगा वो गंध देता रहेगा और वहीं पड़ा रहेगा जब वो विघटित नहीं होगा। तो विघटन के लिए सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं, जो विघटन करके उसको सरल पदार्थों में बदल देते हैं और वो मिट्टी बन जाता है, फिर दोबारा वो पेड़ पौधों के काम में आ जाता है। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को यहाँ पे संदूषित कर देते हैं, यानी कि दूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, यानी कि मनुष्य को कौन से सूक्ष्म जीव रोग देते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, यानी कि सांस लेते हैं जो अब हम ऑक्सीजन, उसके द्वारा, पेयजल के द्वारा, जो हम पानी पीते हैं उसके द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु से सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस था, वो क्या था, किसी कोरोना वायरस युक्त जिसको हुआ है व्यक्ति, उसके पास जाते थे तो भी आपको हो जाता था। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोगों को एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, यानी कि हम अगर उसको टच कर लिए तो भी हमारे शरीर में वो फैल सकता है। संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। इसके साथ आप यहाँ पे कोरोना भी लिख सकते हैं, कोरोना बीमारी। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो कुछ बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस यानी कि विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमको भी सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं। जब छींकें तो आप मुंह पे अपने रुमाल रख लीजिए, जिससे क्या होगा, वो छींक दूर तक हवा में नहीं फैलेगी और विषाणु दूर तक नहीं फैल पाएंगे और वो दूसरे व्यक्तियों तक नहीं होगा, दूसरे व्यक्तियों को सर्दी जुकाम नहीं होगा। अब दूसरा यहाँ पे देखें, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, जो सूक्ष्म जीव उस मक्खी के साथ उड़ता है। मक्खी एक गंदे जगह पे बैठी, उसके शरीर पे उस टच करके सूक्ष्म जीव चिपक गया। अब वो मक्खी उठ के आई, उड़ के आपके खाने के किसी पदार्थ पे बैठ गई, तो वो सूक्ष्म जीव क्या है, वो खाने पे आ गया और उस खाने को क्या करेंगे, आप खा लेंगे। तो क्या है, मक्खी रोग वाहक का यहाँ पे कार्य कर रही है, यानी कि संचरण का कार्य कर रही है, संचार कर रही है उस वायरस का यहाँ से लेके वहाँ तक। तो इसको कहते हैं रोग वाहक। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, वही जो मैंने बताया, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके हुए भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है, इसलिए कहते हैं भोजन ढक के रखना चाहिए। इसलिए बाहर की खुली हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसकी बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढककर रखना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। माना एनोफ्लीज मच्छर है, इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर यहाँ पे प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का यहाँ पे वाहक है। हमें मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, मादा एनोफ्लीज मच्छर है। ये सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कभी भी रुका नहीं रखने देना चाहिए, यानी कहीं पर रुका हुआ पानी है तो उसको नहीं रहने देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिन्हें अपनाकर मलेरिया को फैलने से या फिर डेंगू को फैलने से रोका जा सकता है। यहाँ पे चार्ट बताया गया है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मानव रोग है। रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन से सूक्ष्म जीव से होता है, संचरण किसकी वजह से होता है, बचाव के उपाय। क्षय रोग जीवाणु की वजह से होता है, ये हवा के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। खसरा वायरस के द्वारा होता है, ये भी हवा के द्वारा आता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस के द्वारा होता है, ये वायु के साथ या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको खसरा है उसे टच होने पे आ जाता है। पोलियो वायरस के द्वारा होता है, वायु और जल के द्वारा होता है। बचाव क्या है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग कर दें। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण।
आगे बीमारी है हैजा टाइफाइड। हैजा टाइफाइड जीवाणु से होते हैं, जल से और भोजन से होता है हैजा, और जल से होता है टाइफाइड। काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड बच्चों को होता है तो साफ़ जल उनको दीजिए, कभी नहीं होगा जल्दी अगर वो दूषित चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाकर भली भांति पके भोजन, उबालकर उबला पेय जल एवं टीकाकरण। हेपेटाइटिस ए है, ये वायरस के द्वारा होता है, जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता हुआ है, तो इसके लिए क्या करें, उबले हुए जल का प्रयोग करें। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, मच्छर इसका वाहक होता है। मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें, कीटनाशक का प्रयोग करें, छिड़काव करें जिससे मच्छर जो होते हैं वो प्रजनन न कर सके, अपने आप को बढ़ा ना सके। ठीक है। मनुष्य में होने वाले कुछ अन्य रोग, सामान्य रोग, उनके फैलने व तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दिखाया गया है। जंतुओं में रोग, यहाँ पे रोगवाहक जीवाणु, अभी तो मनुष्य देखा, अब जंतुओं में अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं, उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा यहाँ पे फैलता है। पौधों में होने वाला रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव हैं यहाँ पे अनेक सूक्ष्मजीव। गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारण होते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। जब रोग हो जाएगा तो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। आगे तालिका में दिखाया गया है कि कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं, कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग फैलाता है। बेसिलस एंथ्रेसिस, रॉबर्ट कोच। यहाँ पे 2.2 यहाँ पे है जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। पादप रोग, नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत, ये जीवाणु के द्वारा होता है। नींबू कैंकर वायु के द्वारा फैलता है। गेहूं का रस्ट होता है जो कवक के द्वारा होता है, वायु और बीज के द्वारा होता है। भिंडी की पीत जो होती है वायरस के द्वारा होता है, कीड़े होते हैं ये। अब यहाँ पे देखेंगे खाद्य विषाक्त, यहाँ पे विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग जिसको आप कहते हैं। खाद्य विषाक्तन यहाँ पे कम लोग सुने होंगे, फूड पॉइजनिंग ज़्यादा लोग सुने होंगे कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गया। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन यानी कि उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण यानी कि फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है। पहले को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे शरीर भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो, भगवान करे। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण, अब खाद्य को हम बचा के कैसे रख सकते हैं ये दिखाया गया आगे, इसको सीख लीजिए आप लोग। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी इसमें परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का यहाँ पे संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ उपाय यहाँ पे देखते हैं, सामान्य तरीकों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक उपाय है पहला, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इसे देखे होंगे जब आपके घर में अचार बनाया जाता है, चाहे जिस भी चीज़ का हो, उसमें नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। सरसों तेल की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है, जिससे क्या होता है वो जल्दी नहीं खराब होता। अतः इन्हें परिरक्षण कर, यहाँ पे नमक और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने में सामान्य रूप से किया जाता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं, नमक और खाद्य तेल को। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा यहाँ पे बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है।
नमक द्वारा परिरक्षण यहाँ पे बताया गया है। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक में ढक दिया जाता है। जब समुद्र में यहाँ पे मछली मारने जाते हैं, कह दीजिए आप पकड़ने जाते हैं, तो वहाँ पे जब मछली पकड़ लेते हैं बड़ी मात्रा में, तो उसको नमक में ढक दिया जाता है। जिससे क्या होता है, मछली अब समुद्र से बीच से अगर किनारे की तरफ आएंगे उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए, तो 2-4-10 दिन लग जाता है कभी कभी। तो वो मछली 2-4-10 दिन में तो सड़ जाएगी, तो उसको बचाने के लिए उसको नमक से ढक देते हैं। जिससे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव नहीं उत्पन्न हो पाते और वो बची रहती है। ठीक है। नमक का उपयोग यहाँ पे आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि से किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना, आप यहाँ पे देखेंगे फ्रिज का यूज आप क्यों करते हैं, फ्रिज में क्यों नहीं चीज़ें खराब होती, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो पाते। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। तो जब वृद्धि नहीं होगी तो उसी पे जैसा रहेगा पदार्थ वैसा ही रहेगा। थैलियों में आने वाला दूध सूक्ष्म जीव यहाँ पे संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत और है। पाश्चरीकरण क्या है इसके बारे में देखते हैं। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, लुई पाश्चर ने किया था। पाश्चरीकरण इसीलिए इसका नाम रखा गया है। भंडारण एवं पैकिंग, आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधीशील पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की यहाँ पे सुरक्षा होती है। जब वायु ही नहीं होगा तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव नहीं होंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी बार आपने चैप्टर में देखा है, आपने कक्षा 6-7 में यहाँ पे राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधे दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। जो दाल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उसमें उपस्थित होता है पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग सीधे तौर पे नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो सीधे हवा से, वायु से नहीं ले सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं उसको, यानी कि उसको नाइट्रोजन यौगिक बना देते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। ठीक है। जब परिवर्तित कर देते हैं, जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ की सहायता से, जड़ तंत्र के द्वारा अपने अंदर ले लेते हैं उस नाइट्रोजन को। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में भी वो करते हैं। पौधे पर यहाँ पे देखेंगे, पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। जो पौधे के ऊपर जीव जंतु उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो पौधे के द्वारा प्रोटीन और नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। आप चित्र में देखिए, यहाँ पे लेग्यूम पौधे की जड़ की ग्रंथिकाएँ, यहाँ पे देखिए जड़ है, ये जमीन से क्या करेगा, नाइट्रोजन लेगा। ठीक है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चले जाते हैं वापस वो नाइट्रोजन गैस। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, यानी कि जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो बराबर हमेशा बना रहता है। अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ।
नाइट्रोजन चक्र यहाँ पे दिखाया गया है। नाइट्रोजन चक्र में देखेंगे यहाँ से मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक है, यहाँ से गए जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन हो जाता है, फिर वो वायुमंडल में नाइट्रोजन चला जाता है, वायुमंडल से तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, फिर वो मिट्टी में आ जाता है। यहाँ से फिर एक तरफ से वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण के द्वारा फिर से वो जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन यौगिक बनाता है, वो फिर से मिट्टी में आता है और पौधों द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद पौधे जब मरते हैं, जीव जंतु मरते हैं, उनको खाते हैं, फिर वो मरने के बाद फिर उससे नाइट्रोजन में अपशिष्ट में बदल जाता है। ये चक्र हमेशा चलता रहता है, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट, मैंने आप लोगों को बता दिया है। प्रमुख शब्द यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें सीखिए: शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्मजीव, ये सारे शब्द आपने सीखे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा आपने क्या सीखा। जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब आप लोगों को करा दूंगा, जल्दी ही इसका क्वेश्चन आंसर वाला भी वीडियो में लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे ब्लैक कलर का, काले कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ना है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके बताइएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर कोई भी विषय किसी भी क्लास का आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।